बैठ जाइए आप। शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं, शांत हो जाइए। ये अभी भी किसी की टेस्ट कॉपी यहाँ पे रह गई है? ये बच्चे नहीं आ रहे हैं अब? एक है अंशिका, नीलू तिवारी और तो मास्टर आंसर की। चलो सिलेबस में डेली आपको समझाता हूँ एक बार, आज फिर दिखाऊं कि आज क्या पढ़ाया जाएगा। एक लाइन में दो सिलेबस जुड़ा हुआ, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। किस पे बात करने वाले हैं आज हम? इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी और आतंकवाद को टेररिज्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेररिज्म। एक एक टॉपिक में लगभग डेली आपका कवर कर रहा हूं। जो मेरे लायक है मैं कवर कर रहा हूं, जो आपके लायक है मैंने आपको पहले से ही संज्ञान में ले रखा है कि ये आप तैयार कर लीजिए। ठीक। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, मुझे लगता है कि ये आप खुद नहीं कवर कर पाएंगे, इसलिए आज इस पे चर्चा मैं करूंगा। ठीक। इसके अलावा मानवाधिकार जो है वो कर चुका हूं। भारत और उसके पड़ोसी देश, ये तो कल ही हुआ है। ये करंट अफेयर्स है। ये वाला भी नहीं हुआ है, साइबर क्राइम भी बाकी है। वस्त्र एवं सेवा कर हो चुका है। इसके ऊपर वाले में भी एक दो हो चुका है, और जो बच्चा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। आतंक, ये आपके सिलेबस की ही लाइन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी टेररिज्म। अगर यहां पर आतंकवादी होता तो यहां पे टेररिस्ट हो जाता। टेररिज्म का नाम सुन के बहुत कुछ आपके मन में आ गया होगा कि आतंकवादी होते हैं वो हमारे देश के हित को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही है, खून खराबा करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में बोले तो वो हिंसा में विश्वास रखते हैं। किसमें? हिंसा में। आतंकवाद को समझने के लिए हम कई चीजों को पहले एक सिरे से समझ लेते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये कर लेते हैं। ठीक। आपने एक नाम ये सुना ही, आतंकवाद। इसे टेररिज्म कहते हैं। और एक होता है नक्सलवाद। इसका भी नाम सुना ही होगा।
एक होता है माओवाद। कभी कभार आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो इसमें अक्सर आपको दिख जाता है माओवादी, दिखता है माओवादी। उसके बाद दिखता है नक्सलवादी। इसके पहले क्या दिखता है? आतंकवादी। ये तो आप कई बार सुने होंगे, लेकिन नक्सलवाद और माओवाद कभी कभार सुनाई पड़ता है। मेरा मानना है कि आप इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे, लेकिन इसके बारे में कम ही जानते होंगे। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो नक्सलवाद या माओवाद के बारे में कुछ बता सके? हिचकिचाना नहीं, अगर कुछ भी जानते हैं तो कुछ भी बताएं। आपको कैसे पता कि किसी को नहीं पता है? हमें नहीं पता। किसी को पता है नक्सलिज्म? चलो मैं बताता हूँ। टेररिज्म, नक्सलिज्म और एक होता है सिस्टम ये माओवादी वाला। ये इंटरनेशनल हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये सब उर्दू अरबी नहीं बोल रहा मैं, ये संगठन का नाम है, इन्होंने बना रखा है और उसके एक मुखिया भी। गुरु जी संगठन का नाम है, उनका नाम है संगठन। एक संगठन जैसे है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी का लीडर कौन है? मेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ है उसके। वैसे एक संगठन बनाते हैं लोग, उसके ये लीडर। आतंकवादी इन्हें मैंने घोषित कर रखा, मतलब अपने देश ने घोषित कर रखा है। बाकी ये पार्टियां जैसे हिजबुल मुजाहिदीन जो है पाकिस्तान में एक पार्टी के रूप में। अब बात समझ में आई? पाकिस्तानी सरकार ये थोड़ा कहेगी तुम आतंकवादी, लेकिन ये खून खराबा करते हैं और हिंसा में विश्वास रखते हैं, इसलिए भारतीय सरकार ने इन्हें क्या घोषित कर दिया है? आतंकवाद। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सब क्या है? आतंकवादी पार्टियां। बात समझ में? जैसे अभी एक चर्चित नाम है मसूर अल असद। या एक नाम कुछ दिन पहले आप सुनते होंगे, 4-6-10 साल पहले, ओसामा बिन लादेन। इसका नाम किसी ने ना सुना हो तो समझ लो कि उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। ओसामा बिन लादेन, लादेन ये कोई आम आदमी नहीं था। हाँ, एक अमेरिका का बिजनेस टावर था। बता रहा हूँ उसी कहानी। आतंकवाद का मुद्दा ऐसा है कि एक ही देश इसे नहीं पन पा रहे, उनका कुछ नफा है और कुछ नुकसान। काफी डिस्क्रिप्टिव मसला है, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं, समझिए। लिखने पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसे समझ लीजिए और कुछ फैक्ट है उसे मैं लिखा दूंगा, ठीक। आंतरिक सुरक्षा में क्या आता है? जो देश की एजेंसियां हैं, जो सैनिक हैं हमारी सेवा में लगे, उनका नाम जैसे आईटीबीपी होता है और बीएसएफ होते हैं, सीआईएसएफ होते हैं। कहाँ कहाँ एजेंसियां कहाँ कहाँ लगी, ये आंतरिक सुरक्षा में आ जाएगा। और आतंकवाद में जैसे हमने 2-3 गिनाए, नक्सलाइट छत्तीसगढ़ में, बिहार में भी माओवाद, महाराष्ट्र में। तो ये मैं खत्म कर सकता हूँ 10 ही मिनट में, लेकिन समझो पहले मामला क्या है। मामला ये है कि इसका नाम मैंने लिया ओसामा बिन लादेन। अपने आप में बहुत खूंखार आतंकवादी था। इसने क्या किया? 2001 में अमेरिका, जो कि भारत में सबसे विकसित देशों की श्रेणी में है, मतलब उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, उससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था, लगभग अभी कोई आगे नहीं, उसके रूह पर इसने आंच मारी थी। अमेरिका का एक बिजनेस ट्रेड सेंटर था। कितनी स्टोरी का था वो? 110, लगभग 110 मंजिल का। इसने क्या किया? एक प्लेन हाईजैक करवा दिया। 2001 समथिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा श्योर नहीं, हो सकता 2 भी हो या 2005 हो, लेकिन ये बता रहा हूँ कहानी क्या है। एक प्लेन हाईजैक करवाया और उसी के साथ 2 प्लेन और हाईजैक करवाया
और वो जो 110 मंजिल की बिल्डिंग होती है उसी के बीच में जाके टक्कर मरवाई थी इसने। और टक्कर ऐसे नहीं मरवाया, विमान से। हाँ, पूरी की बिल्डिंग बिल्डिंग धराशायी। उसमें कम से कम 1200 एम्प्लॉय काम करते थे, लगभग 600-700 लोग मारे जाते। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम रो दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एकदम समझ लो कि उन्होंने कहा कि आज अमेरिका के हृदय पर धक्का लगा है पूरा। उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कसम खाई थी कि ये जो है हेड, इनको मैं निकाल के दुनिया में चाहे जहां रहेंगे मारूंगा तो मैं ही। लेकिन इतना खतरनाक इंसान है, ये बहरूपिया टाइप का था। ये अपने ही चेहरे का कम से कम 30-40 चेहरा बना देता था। हाँ, वो मार देता था, वो समझता था कि मर गया, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता मैं तो हूं अभी। और इंजीनियरिंग में मास्टर थे, मतलब बीटेक होता है, ये एमटेक था। साइबर क्राइम जो होता है उसमें भी स्पेशलाइजेशन था इसका, इसे आम आदमी नहीं था। पढ़ा लिखा एक होता है, एक होता है अधिकांश पढ़ा लिखा, अत्यधिक पढ़ा लिखा। था। तो ये उसकी भी सीमा, चरम सीमा पार कर चुका था, इतना पढ़ा लिखा था। लेकिन करता क्या था, हिंसा में विश्वास रखता था। ऐसा माना जाता है इसकी 18 बीवियां थी। और पाकिस्तान में मारा गया है, पाकिस्तान ने इसे शरण दे रखी है। लगभग दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हुए हैं उसे श्रेय किसने दिया, जगह किसने दी? पाकिस्तान एक जमाना था जब इनको सपोर्ट करता था कि दूसरे देश को हानि पहुंचा सके। दूसरे देश को हानि पहुंचाने का मतलब सबसे बड़ा टारगेट कौन है उसका? भारत। बात समझ रहे हो ना? छोटे छोटे संगठन जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ऐसे ऐसे संगठन को पहले उसने पैदा किया कि हम तुम्हें यूज करेंगे कहाँ? भारत में। अब ऐसी स्थिति आ गई है पाकिस्तान की, ये खुद तंग है उनसे। पहले तो आपने आश्रय दिया कि आप जाके हमारा फायदा करो, अब वो लोग पनप गए हैं। पूरी दुनिया में बदनामी किसकी? पाकिस्तान की। आतंकवाद का नाम लिया जाता है तो पहला किसका नाम लिया जाता है? कहीं भी बात उठेगी तो पहला नाम किसका? पाकिस्तान। कभी कभी पाकिस्तान वैसे ही रोना रोता है कि हम करते भी नहीं, बदनाम भी रहते। अब वो पछता इस बात के लिए रहा कि जो उसने शरण दी थी वो इतना डेवलप हो गए हैं कि उसे ही नहीं जीने देते। कोई सरकार अगर बननी है पाकिस्तान में तो कौन तय करता है? सरकार नहीं तय करती, वहां के जितने संगठन वो तय करते हैं, आतंकवादी लोग। हाँ, क्योंकि वो चरम सीमा पर है। तो एक जमाना था पहले वो सहारा लेते थे, अब क्या मामला है? पछता रहे। कहीं भी कुछ भी हो दुनिया में तो क्या किसने किया? तक की सुई सबसे पहले उसे चेक कर लो क्या मामला है। तो हमने जो 2-4 बताया इसका क्या हश्र हुआ था? लगभग 10 साल बाद ऐसा हुआ था। 10 साल तक रिसर्च किया केवल अमेरिका ने कि ये रहता कहाँ है, क्या करता है, क्या। उसके बाद पाकिस्तान से बिना ऑर्डर लिए हुए, मतलब ऐसा माना जाता है किसी देश की सीमा में घुसने से पहले ये ऑर्डर लिया जाता है, सरकारी नियम है, आप घुस नहीं सकते। लेकिन उसके हृदय पर आघात हुआ था। लगभग 800 लोग मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड टावर में। तो इसने कसम खाई थी। फ्लाइट में तो सब लोग थे ना। वो तो उसमें ही थे, वो भी मारे गए थे। हाँ, वो तो खरीद लेते हैं, इनका संगठन चलता है। ये ब्रेन वॉश कर देते हैं पूरा। ब्रेन वॉश का मतलब आपको भड़का दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये आम आदमी होते हैं। अभी ताज होटल पे जो हमला हुआ था मुंबई में, उसका क्या नाम था? कसाब, अजमल कसाब। उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि 3 दिन से भूखा लड़ रहा था। बताओ, बच्चे को मारते। हाँ, उम्र कितनी थी? उसके ऊपर मूवी आई। 17-18 साल की थी, नहीं सर, 17-18 के आसपास में। हाँ मूवी देखी मैंने पूरी। हाँ, अजमल कसाब। इतना वेल ट्रेंड होते हैं वो कि एक ऑफिसर उतना नहीं ट्रेंड होता। उनके पास ड्राई फ्रूट्स भरे होते हैं जब वो लड़ने आते हैं यहाँ पे। लड़ने क्या मतलब, हाँ, पूरा लैस रहता है ग्रेनेड से।
बॉम्ब, रिवॉल्वर, पिस्टल, ड्राई फ्रूट्स क्यों रखे रहते हैं कि 2-3 दिन भी लड़ना पड़े तो एक मुट्ठी मारो, मुंह में गया बादाम, कुछ तो ताकत आई, लड़ेंगे भी। क्या बताया जाता है कि आप लड़ो, आपको शहादत मिलेगी और जन्नत में हूर की परी आपका इंतजार कर रही। जैसे अपने यहाँ वो मर जाते हैं आतंकवादी, मरना कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, तुम्हें शहादत मिली, जन्नत अता फरमाया गया है आपको, है ना। मैं किसी धर्म की खास बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस्लाम धर्म की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती, लेकिन उस आयतों को फॉलो किया जाए। सारी बातें बुरी नहीं, कुरान की बहुत अच्छी अच्छी बातें। कुरान उपलब्ध है हिंदी में भी, दिल्ली में कभी जाना, ट्रेड बुक फेयर में हमारे पास भी रखी है, अगर किसी को पढ़ना है हिंदी में तो पढ़ा सकते हैं। कुरान की कुछ आयतें इतनी बेहतरीन लिखी हैं कि आप पढ़ोगे तो कहोगे हाँ क्या बात है, इंसानियत की बात उसमें भी की गई है। लेकिन ये जो लोग, ये संगठन उसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि अपना धर्म बचाने के लिए हम हिंसा पे भी उतारू। घर में घुस गए बिना ऑर्डर के, रात में हेलीकॉप्टर लैंड कराया अमेरिका ने, जहां पे रहता था, लगभग 10 साल की कठिन परिश्रम के बाद तब जाके इसे मार पाए, और इसे मार कर टांग कर उठा के लेके गए। तो कहाँ पे दफनाया, समंदर के बीच में। समंदर के बीच में दफनाया कैसे जाता है, नीचे नहीं, फेंका नहीं जाता। ये बार बार कहते थे ना कि हम जिंदा हो जाते हैं, तो इनका पहले पूरा पोस्टमार्टम हुआ है, पूरा डीएनए हुआ है कि यही है कि नहीं है। डीएनए के बाद ये लोग क्या करते हैं, जैसे इतना बड़ा खुखार आतंकवाद की दुनिया में, दुनिया का मतलब 195 देश में सबसे बड़ा ही था ओसामा बिन लादेन। तो अगर ये मर जाता, अगर दूसरी जगह कहीं पे दफना देते तो इसकी पूजा होने लगती। इसके पीछे अमेरिका ने लॉजिक दिया कि हमने समंदर के बीचों बीच क्यों दफन किया, इसकी कब्र कहीं ना कहीं तो बनती अगर वो दफनाते। तो जो मुस्लिम संगठन वो पूजा करते कि शहीद हैं। तो उसने क्या किया इस पे, उसने कहा जाओ समंदर में पूजा करो। ओसामा बिन लादेन को घर में घुस के मारा, और ये साबित किया कि हम आज भी अमेरिका हैं। और जिस दिन इसे मारा गया उस दिन जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड टावर था, वहां पर सब लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की कि हमारे इतने नागरिक मारे गए थे। इस मामले में सबसे सख्त देश कौन है, अमेरिका। एक भी नागरिक को अगर छिट्टी पड़ गई ना तो किसी को बख्शता नहीं। इंडिया नहीं हो कि कुछ भी हो जाए, जा कोई बात नहीं, बहुत जनसंख्या है। अब ऐसे ही समझ लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, अमेरिका की क्या स्थिति। आप यहाँ पे जाएं समंदर में, मान लीजिए उड़ीसा गए या केरला ले लीजिए, केरला में बीच, समंदर के किनारा है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अचानक से आपका पैर ज्यादा फिसल गया, ज्यादा गहराई में चले गए, डूबने लगे, आप चिल्लाए। भारत की क्या स्थिति, नहीं भारत की ऐसी वीडियो तो बनाते हैं, और भी बताता हूं कितनी कोशिश कर सकते हैं। 1-2 लोग ट्राई करेंगे, बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो जय श्री राम, बाहर निकाल लेंगे। लेट आएंगे, यस यस। बात करने वाली ही चीज है, इसमें ज्यादा वो है नहीं, तो बात कर ही लेते हैं। ऐसी स्थिति है कि कहाँ था मैं, जैसे केरला में जैसे कोई डूबे ओह हाँ हाँ हाँ, केरला में मान लीजिए कोई डूबने लगा तो उसे डूब जाने दिया जाता है आसानी से, भारत सरकार को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। वहां की व्यवस्था क्या है, मैनेजमेंट क्या है, लोग कैसे, इससे कोई मतलब नहीं। और डूब जाता है तो उसे बाहर निकाल के फिर शहीद की लिस्ट में डाल दिया जाता है ना। ये इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, या सिटीजन की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। सिटीजन का मतलब नागरिक होता है। यही उल्टी स्थिति अगर अमेरिका में हो, अगर कोई डूबने लगे तो क्या क्या एक्टिविटी करेगा अमेरिका। कोई डूबने लगा तो सबसे पहले केरला की जो बीच की एजेंसीज हैं, मान लीजिए अमेरिका में कोई सिटी, बीच की एजेंसीज है, वहां पर गोताखोर बैठाए रखे जाते हैं, हाँ तैनात रहते हैं। सबसे पहले वो एजेंसी अमेरिका की दौड़ेगी पहली। दूसरी एजेंसीज रियल फोर्स, स्पेशल फोर्स लगी रहती है,
जो बॉर्डर सिक्योरिटी की, तुरंत तत्काल इमरजेंसी अलर्ट की बटन दबाएंगे। एयर फ्लाइट सर्विस, तुरंत उसे तत्काल बचाया जाए, किसी भी कीमत पे बचाया जाए। दूसरी सर्विस वहां के, हाँ दूसरी तरफ भी। तीसरी, वहां के नागरिक भी इतने जागरूक हैं कि कैसे स्वयं का बचाव किया जाए। कितनी सर्विस लग गई एक नागरिक को बचाने के लिए? 3 सर्विस लगी। हर हाल में उसकी जान वो बचा ही लेते हैं। भारत में क्या है? राम नाम सत्य। तो अमेरिका अपने एक भी नागरिक की क्षति कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो इंडिया में कोई आ जाए वीजा में, अमेरिका का कोई टूरिस्ट, और अगर यहाँ पे कुछ हो जाए, उसे बीमार भी हो जाए, तो 1 मिनट की रिपोर्ट करनी होती है भारत को कि यहाँ ये आपके नागरिक हैं, इनको ये हो गया, अभी फीवर है और ये रिकवर हो जाएंगे, 2-4 घंटे में इनकी दवा काम करने लगेगी। एक बात की रिपोर्ट देनी है। अमेरिका के नागरिक कितने जागरूक हैं, वहाँ की सरकार इतनी जागरूक है। सर यहाँ पे वहाँ अमेरिका जाते हैं उनका वैसे ही है जैसे केरला बीच वाला। अब इस बात से बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी आता है भारत पे, तो यहाँ की सिक्योरिटी पे विश्वास ही नहीं करता वो। मान लीजिए बराक ओबामा यहाँ खड़े, तो 3 लेयर सिक्योरिटी किसकी है? 3 स्तर की सिक्योरिटी तो केवल अमेरिका ही रहेगी। भारत कहते हैं कि हम भी तो सक्षम है, सिक्योरिटी आपकी लगा दे। कहते नहीं, हमें आपकी सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं। मान लीजिए ओबामा यहाँ खड़े हैं, लाल किला पे कोई प्रोग्राम, यहाँ पे भाषण दे रहे हैं ओबामा, 3 लेयर की सिक्योरिटी, 1 लेयर, 2 लेयर, और स्पेशल कमांडोज तो चारों तरफ खड़े ही। ये केवल अमेरिका रहेगी, इंडिया का कोई भी सैनिक इसमें एंट्री नहीं ले सकता। अब बात समझ में आई? यहां से फिर बीएसएफ चालू होगी, स्पेशल कमांडो चालू होंगे, और एयर सर्विस में भी ऊपर अपनी ही लगाएगा अमेरिका। वो कहते हैं तुम्हारा क्या भरोसा, कौन सा कोई आए बम मार के चला जाए। यहां ओबामा जब सेंटर पे खड़े होते हैं तो ये स्थिति होती है। भारत कहता है आपको हेलीपैड पे उतारेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट भी देंगे। अमेरिका कहते नहीं, हम खुद का ट्रांसपोर्ट लेके आएंगे। अपनी ही गाड़ी से उतरता है वो, अपने ही विमान से उतरेगा वो। इंडिया की किसी भी फैसिलिटी पर उसे भरोसा, गाड़ी की तरफ नहीं लेकिन सब कुछ उनका अपना ही होता है। मैंने क्या कहा? 3 लेयर वो खुद का ही रखेगा, दूसरी कोई बात उसने नहीं करनी। जितने भी वहां के एम्प्लॉय हैं सब अलर्ट रहते हैं, तब वो जाके इंडिया आते हैं। जो लड़ाई हो रही थी तो क्या नाम बाहर के लोग वहाँ फंसे थे उनको गया था। कहाँ पे? लड़ाई नहीं होती थी क्या नाम है? हाँ इधर अब काउंटर पे पानी रखा है, पानी की बोतल कोई बालक उठा ले। काउंटर पे पानी रखा है, बात उठा लो बेटा। हाँ, तो बात हो रही थी कि आतंकवादी संगठन, हमने आपको बताया कौन देश कितना जागरूक है। ठीक, ऐसे जैसे अमेरिका की बात की है, वैसे कई संगठन ऐसे हैं जो बहुत अलर्ट रहते हैं। रसिया का नाम आपने सुना होगा, वहां के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इजराइल नेतान्याहू थे, अब शायद कोई चेंज हो गया है, अब देख लेना। हाँ, नेतान्याहू थे। छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है, कभी मैप पे जाके देखना, लेकिन इतना अलर्ट है वो, बहुत छोटा सा, अगल बगल के सारे देशों से सताए रखते। उसकी पॉलिसी क्या है? हाँ, घर में घुस के मारेंगे तुरंत। अगर कोई कुछ भी बोलता, घर में घुस के जाके मारता हूँ, किसी से ऑर्डर नहीं लेता। क्यों? वहां के सेना की सर्विस में ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि 16 साल की उम्र से के बाद आपको लगभग 10 साल की सर्विस सेना में देनी है। हर नागरिक के कर्तव्य, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, हर घर में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसे पहले क्या बनाया जाएगा? सैनिक। तो यहाँ की जनता है, वहां की पूरी जनता क्या है? सैनिक। उसके पास टेक्नोलॉजी भी अदद क्लास की, एडवांस क्लास की, तो वो डरेगा किसी से? ऐसे अपने यहाँ काश हो जाए कि हर घर से या हर नौजवान या नवयुवक सैनिक बने। हाँ, इसका आ जाता है। एक ये भी बता देते हैं, आतंकवाद तो समझ में आ ही गया होगा
कि आतंकवादी होते क्या है। नक्सलवाद, इस पे आ जाते हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर सबसे ज्यादा नक्सल का नेटवर्क आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में, भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ का लगभग हजारों हेक्टेयर जमीन ऐसी पड़ी है जो जंगली। नक्सल जैसे आतंकवाद होते हैं, ये इनकी कोई खास मांग वांग नहीं होती, इनका सिर्फ ये मतलब होता है किसी को हिंसा से क्षति पहुंचाई जाए, बस अपने विशेष धर्म के लिए, ठीक। लेकिन इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इनका ये उद्देश्य होता है सरकार से खफा रहते हैं। ये भारत के ही होते हैं। नक्सलवाद कहाँ पे है? भारत। मतलब कुछ संगठन ऐसे बनाए गए भारत में ही जो विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियां उन्हें पसंद नहीं है, और उन्होंने एक संगठन बना लिया है और वो खुद की सेना बना ली है और कहाँ पे है, एक ग्रुप बनाकर भारत का विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अलग चीज है, वो बता रहा हूँ। नेता नीति किसमें नाम, इनका कोई नाम नहीं है, इनका सिर्फ एक ही नाम, नक्सलाइट, नक्सलवाद। ये भी आसान बात नहीं है, ये मत सोचो कि ये बहुत आम चीज है। ये क्या करते हैं, नक्सलवाद है तो इनकी भी एक बटालियन है, इनमें भी कमांडर होता है, इनमें भी चीफ कमांडर होता है। इनकी सेना ये नहीं कि 2-4 हैं, हजार हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार सैनिक हैं अपने आप में। कहाँ रहते हैं, जहां भारत सरकार की पहुंच नहीं है। अब हजारों हेक्टेयर जंगल पड़ा है, उसी में इनका वास। करते क्या है, विशेष आदमी की किसी की हत्या करेंगे और ये मैसेज देंगे कि हमारी ये मांग नहीं पूरी। जैसे मान लीजिए अगर किसी खास आदमी पोस्टेड होके आता है आईएएस या आईपीएस, तो आईएएस या आईपीएस बना है तो सबसे पहले भगवान से मनाता है कि मैं नागालैंड न जाऊं और छत्तीसगढ़ न जाऊं। छत्तीसगढ़ में क्या है, नक्सलाइट। छत्तीसगढ़ के जंगलों में गाड़ी गुजरी आपकी, या गांव में ही गाड़ी गुजरी आपकी, अब कब वहां माइनिंग फिट है, कब गाड़ी आपकी फट गई, पता ही नहीं चला। तो ये किससे होता है, नक्सलवाद से। विशेष नेता मंत्री हैं, विधायक हैं, नक्सलाइट की चपेट में आ गए, उनकी हत्या कर दी गई, या फिर उन्हें पकड़ के लेके जंगल में वीडियोग्राफी करके मारा। ये बताना उनका उद्देश्य है कि हमारी खास मांग पूरी नहीं हो रही है, सरकार की नीतियों से हम नाखुश हैं, इसलिए हमने अपना संगठन बनाया है और इसी को ये क्या कहते हैं, नक्सलवाद। भारत सरकार इन्हें क्या कहती है, नक्सल। कई बार भारत सरकार ने यह भी कोशिश की है, खत्म करने के लिए कहना है। हाँ कई बार कोशिश की है, लेकिन अब भारत सरकार की पॉलिसी अलग हो गई। अब भारत सरकार इन्हें प्रस्ताव दे रही है कि आपको जो भी चाहिए, जितने भी आपके 10-20 हजार सैनिक हैं, आप हमारे पास आइए, हम सबको जॉब दे देंगे। क्या मतलब, आपको कुछ भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आप नक्सलवाद पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्री खुद ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कई बार कि आप आइए, हम आपको जॉब देंगे, और जो इसका कमांडर है, जो चीफ है, उसे हम कमांडर भी बनाएंगे, उतना बड़ा पद देंगे और लाखों रुपए से पुरस्कृत भी करेंगे। तो ये चलन में आया है कि नक्सलवाद जो है धीरे धीरे टूट रहा है। माओवाद, माओवाद को भी देख लेते हैं। ये सबसे छोटे तबके के क्या है, सबसे छोटे तबके के। विशेष कोई यूनिट बना लिए, धरना पे बैठ गए, 40-50 लोग इकट्ठा हो गए। जैसे मनसे, महाराष्ट्र का एक छोटा संगठन, महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना। मनसे का फुल फॉर्म क्या है, महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना। इनकी विशेष मांग है, भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी करो, नहीं तो हम धरना पे बैठे रहेंगे। माओवाद का मतलब कुछ मांग कर रहे हैं, मां से मांग कर रहे हैं। ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते, ये दोनों हिंसा में विश्वास रखते हैं, लेकिन इनका कोई वो नहीं है। इन सबसे कर गुजरने के लिए फैक्ट बता दें कुछ। आतंकवाद बताया मैंने, नक्सलवाद बताया मैंने, माओवाद बताया, समझ में आया। आतंकवादी संगठन जो भी इंटरनेशनल टाइप के होते हैं, काफी खूंखार, चरम सीमा पर हिंसा होती है इनकी। नक्सलवाद आपके लगभग भारत की सीमा के अंदर ही,
इनकी भी विशेष मांगे होती है, सरकार से अक्सर नाखुश रहते हैं। माओवाद सबसे कमजोर तबके का है, किसी राष्ट्र या राज्य से संबंध रखते हैं या किसी विशेष जिले से संबंध रखते हैं, छोटे एकदम। ठीक, अब आ जाते हैं, जब इतनी समस्या है भारत की आंतरिक सुरक्षा में या इतना रिस्क है तो भारत सरकार उसका कुछ ना कुछ इलाज करेगी। उसके लिए संगठन बना देगी। अपने यहाँ क्या है, आईबी वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकी भी नियुक्ति भारत सरकार कर लेती है ना। फिर आया, हाँ, रो एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। ये अब फैक्ट वाली चीज चालू हो गई। अभी तक मैं बैकग्राउंड दे रहा था, बातचीत कर रहा था। अब भारत सरकार की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, रॉ। क्या नाम है, ये भारत सरकार की खुफिया एजेंसी है। इसे क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में बात बता। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, रॉ। ये आपसे पूछा जा सकता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो तो है ही, एक गुप्तचर विभाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गुप्तचर विभाग। ये आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। उससे निपटने के लिए भारत किस स्थिति में है, क्या उसके पास सुरक्षा व्यवस्था है। इस टॉपिक के अंदर जितने भी फैक्ट हैं ये सब बातों का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही जैसे अपने यहाँ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, ये खुफिया एजेंसी। पहले तो मैं आपको बता दूं खुफिया एजेंसी होती क्या। कितने लोग जानते हैं रॉ के बारे में कि ये क्या होता है। ये दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दीजिए। कितने लोग जानते होंगे लगभग। रॉ हमारी खुफिया एजेंसी है। आपके सामने ही, आपके बीच में ही कोई एजेंट आके ऐसा बैठा होगा जो रॉ का होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वो पूरे भारत में इसीलिए बिखरे हुए होते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर कोई आतंकवादी कहाँ क्या प्लान कर रहा है, क्या करना है, तो उसकी खबर क्या करते हो, हेडक्वार्टर में दे देते हैं। इनकी कोई नियुक्ति नहीं होती, आपसे नहीं बताई जाती कि रो का ये मेंबर है, ये रो का ये है। वो बस चुपचाप, खुफिया का मतलब बहुत ही जासूसी तरीके से ये एजेंट बनाए जाते हैं भारत सरकार की ही तरफ से। बात समझ में आई। जैसे छोड़ दिया रहता है कि कोई मामला है, कोई भी चीज ज्यादा क्रिटिकल हो तो ये खुद ही छोड़ कर सकते हैं। हाँ, इनके पूरा इन्हें वो दिया गया है, अधिकार दिया गया है। प्राइवेसी पूरी होती है, गुप्त रूप से इनका काम होता है, बिल्कुल 100% गुप्त रूप से। और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत ही शार्प माइंड के होते हैं, और ये हर चीज में माहिर होते हैं। ठीक है, रॉ एजेंट जो होते हैं केवल देश में ही नहीं बिखरे। अब मान लीजिए अपना रॉ एजेंट है कोई, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, किसी तरह एंट्री हमने दे दी, अवैध रूप से दे दी। वहां पर रॉ एजेंट जाएगा तो वहां की क्या कंडीशन है, सब हमें सूचना मिलेगी। ऐसे भी जैसे अपने यहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार है, कौन है, अजीत डोभाल, वो रॉ के मेंबर रह चुके हैं। पाकिस्तान में उनका मानना है कि 10 साल रॉ बनकर रह चुके हैं। आइडेंटिटी वहाँ की फॉलो कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, टोपी लगाते हैं, वहाँ के निवासी बन जाते हैं, और क्या चल रहा है देश में सब कुछ खुफिया जानकारी हमें देते हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि भारत ही बुद्धिमान है। ऐसे पाकिस्तान का ले लीजिए, उसके पास भी खुफिया एजेंसी क्या है, ISI। जिसे अपने यहाँ क्या है, रॉ है, वैसे पाकिस्तान की एजेंसी का क्या नाम है, ISI। उनके ISI के एजेंट हमारे यहाँ घूम रहे हैं, हमें भी नहीं पता चल रहा, वो खबर देते हैं। अब समझ में आया। ISI कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि वो ISI एजेंट पकड़ा गया, लखनऊ में पकड़ा गया, कहीं और पकड़ा गया, कहीं और पकड़ा गया, है ना। तो ऐसे ही हर देश की होती है। लेकिन
हमारी एजेंसियां इतनी ताकतवर हैं कि हर हाल में अगर आईएसआई का कोई भी आता है तो लगभग लगभग पकड़ ही लेते हैं। जैसे कोई बड़ी घटना होनी, कई बार ऐसी दहशत से हम बच गए हैं किन एजेंसियों की बदौलत, आईबी की वजह से और रॉ की वजह से। आपने सुना होगा कि ब्लास्ट होने ही वाला था कि बच गए, खुफिया एजेंसी ने जानकारी दे दी, रॉ ने पकड़ लिया, पूरी एजेंसी मिलकर काम करती है हाथ से हाथ मिलाकर, और हम बड़ी घटना होने से बचा ले गए। कई बार देश में ऐसा हुआ, किसकी बदौलत? दुनिया। अब आपने दो चीज जानी, देश की दो खुफिया, कौन कौन? आईबी और रॉ। ऐसे पाकिस्तान का जाना आपने, पाकिस्तान की क्या है खुफिया एजेंसी? आईएसआई। ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, पूछ भी लेता है। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? रॉ। ऐसे ही पूछ लेगा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? आईएसआई। इसका है इस्लामिक स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार देख लेना आप लोग। इस्लामिक स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस। अब आते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया की सबसे शानदार खुफिया एजेंसी कौन है? सबसे शानदार खुफिया एजेंसी एफबीआई। इमेजिन करिए किस देश की होगी? सही गेस किया आपने, किसकी है? यूएसए। सबसे टॉप क्लास की मानी जाती है, इससे ज्यादा शातिर कोई है ही नहीं। तो ये यूएसए की इस खुफिया एजेंसी का नाम लिख लीजिए। ऐसे ही रसिया। रसिया का मतलब ये मत समझ लेना कि दूसरे टाइप वाला हिंदी में बोल रहा हूँ, रसियन को रसिया बोल रहा हूँ मैं। रसिया की खुफिया एजेंसी जो शायद कॉस्मोस, क्या है? कॉस्मो। वो भी बहुत खतरनाक मानी जाती है, बहुत ही अलर्ट मानी जाती है। तो दो चार एजेंसियां ऐसी हैं दुनिया में जिनका नाम बड़ा है, जैसे एफबीआई, सीआईए, कॉस्मोस। वैसे अपनी भी ले लेते हैं क्योंकि भारतीय हैं तो रॉ भी कहना जरूरी है। ठीक है। हाँ, ये कहाँ की खुफिया एजेंसी? ये जैसे अपने यहाँ आईबी है ना, वैसे अमेरिका में भी है। हाँ, अमेरिका की एफबीआई और सीआईए। हम्म। अमेरिका बहुत खतरनाक देश है। खतरनाक नहीं है, वो अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित रखता है। अच्छा भी है। हाँ, सुरक्षा, कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं। अगर चींटी भी काटी उसके नागरिक को तो हड़कंप मचा देगा वो। हम्म। किसी की हिम्मत ही नहीं कि उसे आंख उठाकर देख भी दे, ऐसी टेक्नोलॉजी उसके पास। चाइना बहुत ज्यादा उथल पुथल करता है, अमेरिका को क्यों नहीं उंगली उठाता? दुनिया में दो चार ही तो देश हैं। जैसे दुनिया में बताता हूँ भारत की किससे बनती किससे नहीं। सबसे टॉप क्लास पे भी जो चल रहा है अमेरिका, उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं नाम लूंगा रसिया। हाँ, अगर अमेरिका किसी के आगे झुकेगा विश्व में तो केवल रसिया के आगे। भारत क्या चीज है? भारत तो चलो दोस्ती यारी ठीक है कि उसे टीवी बेचना है। लेकिन बात झुकने झुकाने वाली जब आती है, जैसे आप लोग आपस में हो जाता है कभी मनमुटाव तो कहते हो कि चलो देख लेंगे तुम्हें, ऐसे जब बात दुनिया की आती है तब किसके सामने वो झुक सकता है? तो मेरा मानना है कि रसिया। और अब जो है सबसे ज्यादा खतरनाक में मुझे जहां तक दो तीन देश को छोड़ के मैं मानता हूं तो वो चाइना। इसके पास बायोलॉजिकल वेपन्स बहुत आ गए। बायोलॉजिकल का मतलब समझते हो? छोड़ देगा वायरस खत्म हो जाए क्या करोगे? तो सारी टेक्नोलॉजी इधर ही रह जाएगी। तो ऐसे ही समझ लो कि काफी खतरनाक हो चुका है। एक होता है कि अंदर से मजबूत होना। अरे उसका क्या नाम है साउथ कोरिया के? चाइना ना सर, आप ही एग्जांपल दीजिए, कोई और दे। मैंने ही दिया था।
साउथ कोरिया, जिम योंग, क्या नाम है उसका? किम योंग जिम। वो तो इतना खतरनाक है, सबको धमकी ही देता रहता है। उसके पास क्या है? एटॉमिक हथियार, परमाणु बम, एक नहीं कई। हाँ हाँ, तो किम योंग मतलब बहुत खतरनाक माना जाता है, वो किसी को उकसाने के लिए जाना जाता है। अभी छोटा सा देश है उसका, लेकिन वो क्या करता है, डरता उड़ता किसी को नहीं, बार बार परमाणु हथियार का परीक्षण करता है वो बार बार। तो ऐसा दुनिया में एक संगठन ऐसा भी बना कि कई बार आप परमाणु हथियार का वैसे नहीं कर सकते हो कि हाँ बार बार प्रदर्शन करते रहो। तो वो करता है तो वो संगठन डांटता है कि ऐसा मत करो, तो कहता है जाओ करेंगे जो करना करो। एक बार उसने स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर, और रिमोट साथ में लाया था वो परमाणु बम का। बोला कि मैं साथ ही में रखता हूँ, जब मर्जी तब दबाओ। पूरा देश स्वाहा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अब अपना देश जो है सुरक्षित है, अपने पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मतलब सब कुछ सुरक्षित है। परमाणु बम का मतलब ये है कि पूरा का पूरा देश साफ हो जाएगा, जैसे जापान का नागासाकी और हिरोशिमा। लेकिन अब अपने पास टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम परमाणु बम से भी लड़ सकते हैं। वो कैसे, वो भी समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और ये इंडिया है, ठीक है, उस पार क्या है पाकिस्तान। ये भी धमकी देते रहते हैं कई बार कि परमाणु बम हमारे पास भी है। भारत के पास भी ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कहते हैं मार देंगे तुम छितरा जाओगे। तो कहते हैं ठीक करो, क्या करोगे तुम। हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई, कहां से ली गई? अमेरिका से, थॉट टेक्नोलॉजी। क्या? हाँ बता रहा हूँ। हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने दे दी? मोदी जी ने कहा हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दे दी कि परमाणु हथियार से हम अपनी सुरक्षा कर पाए। मान लीजिए ये परमाणु बम, ये मिसाइल छोड़ते हैं, कोई मिसाइल छोड़ेंगे यहां से, तो पहले यहीं से उड़ेगी। कहां से उड़ेगी? तो हमारे पास थॉट टेक्नोलॉजी, हमारे पास रडार फिट है पहले से, एंटीना लगा हुआ है पहले से। यहां से मिसाइल चली, ये मिसाइल उड़ी अभी इन्हीं की सीमा में, और जैसे ही हमारे देश की सीमा में एंट्री करने वाली थी, रडार सिग्नल दे रहा है। कहां दे रहा है? हमारी वायुसेना को। और हमारे यहाँ मिसाइल पहले से, ये वायुसेना का हेडक्वार्टर, थल सेना का हेडक्वार्टर, रडार, तीनों जगह सिग्नल भेज दिया। क्या भेज दिया? सिग्नल तीन जगह भेजा, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तीनों जगह के रडार एक्टिवेट हो गए। जितनी भी मिसाइलें थी एक साथ 1 सेकंड में लॉन्च, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों मिसाइलें लॉन्च, और इनकी मिसाइल को यहां भेजने से पहले ही तीनों ब्लास्ट कर देंगे। सोचो भारत के पास ये टेक्नोलॉजी, गर्व महसूस होता है। तो ये पहले तो फेंकता था कि मार देंगे मिसाइल, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हमारे पास थॉट टेक्नोलॉजी, इनकी मिसाइल यहां पहुंचने से पहले ही रडार ने सिग्नल दिया, तुरंत ये सब जितना काम मैंने बताया है केवल 3 सेकंड के अंदर एक्टिवेट होगा। सिग्नल भी जाएगा 3 सेकंड के अंदर, एक्टिवेट भी होगा, तुरंत जाके ब्लास्ट भी कर देगी। लो ताली बजाओ, क्या करना है। अब आते हैं दूसरी एजेंसी पे, इसके बारे में बात हो गई। अब देश में कितने कितने वो टाइम काफी हो गया। अब मुझे बताना है, आज बता देता हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है 2 क्लास हो जाएगी इसकी। देश में ये सिक्योरिटी जो होती है कौन कौन कहाँ से? BSF, CISF, एस और ITBP और CRPF, ये सब पुलिस फोर्स है। होमवर्क ये है कि आप इसका फुल फॉर्म नोट कर लेना। आई विल मीट यू टुमारो, राइट। हाँ, असम राइफल्स भी, असम राइफल्स, ऐसे कई हैं, मैं कल बताऊंगा और इनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, बॉडी सिक्योरिटी,
हाँ ये सब, हाँ ये सब बिल्कुल, ये नहीं तो हम कुछ नहीं। हाँ सेना की भर्ती होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट निकालते हैं सब, आईटीबीपी वाले अलग निकालते हैं, सीआरपीएफ वाले ये अलग, सबका अलग अलग सिस्टम। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको और आनंद आएगा। ठीक है, जीडी में तो एक ही दे रखे सारा का। हाँ तो जीडी एक संगठन बना देगा कि हाँ वो इकट्ठा परीक्षा करा लेंगे और जिसको जहाँ जरूरत है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया क्या भैया?